A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न और सभी लघुत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सोशल साइंस की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 6 है। तो इससे पहले पार्ट 5 तक मैंने आपको इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न तक करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉर्न लॉ कानून को भंग करने के प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्न लॉ कानून को भंग करने के प्रभाव का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा करके आपसे पूछा गया है कि कॉर्न लॉ को भंग करने के क्या परिणाम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्न लॉ कानून को भंग करने के निम्नलिखित परिणाम हुए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई तथा भोजन के लिए अधिक मांग में भी बढ़ोतरी, ठीक है, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि कृषि संबंधी उत्पादों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों व बंदरगाहों की जरूरत पड़ी। क्या लिखा है? कृषि संबंधी उत्पादों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों व बंदरगाहों की जरूरत पड़ी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अत्यधिक आवासों व प्रबंधनों की जरूरत हुई। इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी का प्रवाह होने लगा। क्या लिखा है? लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी का प्रवाह होने लगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रम की मांग के कारण 19वीं शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे। यानी यूरोप से कहाँ? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्या लिखा है? 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि कभी कभी रेलों या जहाज़ों द्वारा हजारों मील से भोजन आता था, लेकिन कभी कभी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है ना कि कभी कभी रेलों या जहाज़ों द्वारा हजारों मील से भोजन आता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह नाटकीय परिवर्तन यद्यपि छोटे पैमाने पर पश्चिमी पंजाब में भी हुआ। भारत में ब्रिटिश शासकों ने निर्यात हेतु गेहूं और कपास में बढ़ोतरी करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि में सिंचाई का विकास कर पंजाब को रूपांतरित कर दिया। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो
यही इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, आपसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कॉर्न लॉ कानून को भंग करने के प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा करके पूछा गया था कि कॉर्न लॉ को भंग करने के क्या परिणाम थे। तो देखिए आपको इतना आंसर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। अगर आप इतना लिख देंगे ना तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता तो 6 में से आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 1 नंबर सबका कटता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लिखते हैं, चाहे आप जितना भी सही लिखें, 6 नंबर का होता है तो आपको 1 नंबर तो आपका कटता ही कटता है, 5 ही मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2020, यानी इसी बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए, या फिर अथवा करके लिखा हुआ है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जो अथवा करके आपका लिखा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में, यानी इसी बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए जो फर्स्ट टाइप वाला है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला जो लिखा है कि विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो देखिए आंसर यहाँ पे लिखा, सबसे पहले क्या लिखा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जिसे आर्थिक मंदी भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में आर्थिक मंदी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कि आर्थिक मंदी के कारण, ठीक है। क्या है? आर्थिक मंदी के कारण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। किस कारण? ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ध्यान रखिएगा। तो छिन्न भिन्न कर दिया। उद्योगों में मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण, उत्पादन के आधिक्य, क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के असमान विभाजन ने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अक्टूबर 1929 ईस्वी में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। इस आर्थिक मंदी के परिणाम बड़े दूरगामी और प्रभावकारी हुए। मतलब इस मंदी ने काफी प्रभावित किया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये आर्थिक मंदी के कारण ये हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्थिक मंदी के परिणाम, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, ये देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा गया कि विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। तो परिणाम भी तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आर्थिक मंदी के परिणाम, देखिए ये हेडिंग होगी। फिर इसके बाद लिखना क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक मंदी के कारण अनेक देशों की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई, ठीक है। यानी आर्थिक स्थिति कई देशों की बहुत ही खराब गई, बहुत ही खराब हो गई इस आर्थिक मंदी के कारण। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कल कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए और बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर गई। बेकारी से मतलब बेरोजगारी फैल गई। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लाखों व्यक्तियों और कंपनियों को व्यापार में विनाशकारी घाटा उठाना पड़ा। पूंजीपति, उद्योगपति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, यहाँ तक कि श्रमिक, किसान और मजदूर भी घोर आर्थिक संकट में फंस गए। यानी इस मंदी से कोई नहीं बचा, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, यहाँ तक कि श्रमिक, किसान और मजदूर भी इस संकट में फंस गए थे। तो ये यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अमेरिका और यूरोप के देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भयंकर घाटा उठाना पड़ा। यानी अमेरिका और यूरोप के देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भयंकर घाटा उठाना पड़ा। वे व्यापार में संरक्षण नीति अपनाने के लिए बाध्य हुए। बेकारी, भुखमरी, अस्थिरता, असुरक्षा तथा निराशा की भावना के कारण जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था कम होने लगी। मजदूर तथा किसान असंतुष्ट होकर साम्यवाद और फासीवाद की ओर आकर्षित होने लगे। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है,
आगे यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक संकट का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी में नाजीवाद का उदय था। जर्मनी की आर्थिक दुर्दशा का लाभ उठाकर हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। हिटलर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जर्मनी की आर्थिक दुर्दशा का लाभ उठाकर हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। आर्थिक मंदी के कारण ही पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गेरिया, यूनान, पुर्तगाल आदि देशों में लोकतंत्र का पतन हो गया। वहां पर अधिनायकवादी शक्तियां पनपने लगी। आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप यूरोप में साम्यवाद का व्यापक प्रचार हुआ। यूरोप के बेकार श्रमिक थे बड़ी तेजी के साथ साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे, जिसके बड़े भयंकर परिणाम निकले। आर्थिक संकट ने जापान में भी सैनिकवाद का विकास किया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। देखिए ये क्या था, आर्थिक मंदी के परिणाम थे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, या फिर आप इसको थोड़ा शॉर्ट में करके भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये अथवा करके पूछा गया है ना कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। कारण तो मैंने आपको बता दिए। फिर इसके बाद यहाँ पे था कि बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूछा जाएगा तभी आपको लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा वाले में पूछा गया है ना। तो जो चीजें पूछी जाएंगी वही आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर इसका एक ही होगा, लेकिन जब जो चीज पूछी जाएगी वही आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, ये हेडिंग है। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जैसे, यथा मतलब क्या होता है, जैसे पहला पॉइंट लिखा है कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक था, तैयार माल का आयातक बन चुका था। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि महामंदी के दौरान देश का आयात घटकर आधा रह गया। क्या हो गया, देश का जो आयात था वो घटकर आधा रह गया, यानी काफी नुकसान। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि भारत में कृषि उत्पादनों की कीमतों में गिरावट आ गई। जो कृषि उत्पादन थे उनकी कीमतों में क्या हुई, गिरावट हो गई, सस्ते हो गए। तो इससे फिर क्या होगा, इससे नुकसान होगा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस महामंदी से किसानों और काश्तकारों का बहुत अधिक नुकसान हुआ, लेकिन इस महामंदी का शहरी लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो शहरी लोग थे उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एक तो यहाँ पे पूछा गया था कि विश्व के महान आर्थिक संकट या महामंदी के कारण तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कारण लिखेंगे आप, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आर्थिक मंदी के परिणाम लिखेंगे। इतना ही आपको लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर अथवा करके आपसे पूछा गया था कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो कारण ये रहा। फिर पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूछा गया है, ये आपको नहीं लिखना है। फिर ये आर्थिक मंदी के परिणाम नहीं पूछा गया फिर आपसे, यहाँ पे आपको फिर ये लिखना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। ठीक है, कारण फिर इसके बाद प्रभाव आपको लिख देना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार आपके हिस्ट्री के सिलेबस में मात्र 3 चैप्टर हैं, तो क्वेश्चंस तो आप लोगों से पूछे ही जाएंगे इन्हीं 3 चैप्टर से, और क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए हर एक बार क्या होता था, सिलेबस आपका ज़्यादा होता था। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उनको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया, 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के केवल 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके 2 दशक बाद, ठीक 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 2 प्रमुख समस्याएं थी। अत्यधिक सामाजिक तबाही, यानी तबाही तो काफी हुई थी विश्व युद्ध में, प्रथम में भी द्वितीय में भी। तो यही यहाँ पे लिखा है कि अत्यधिक
अत्यधिक सामाजिक तबाही और गंभीर आर्थिक हानि। फिर इसके बाद ऐसी दशा में पुनर्निर्माण का कार्य बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि देखिए जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, काफ़ी तबाही हुई थी। तो देखिए पुनर्निर्माण का कार्य जो था बहुत कठिन हो गया था, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये हेडिंग होगी। फिर यहाँ पे लिखना क्या है कि युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके अनुरूप जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसके बाद लिखा है कि सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। कहाँ? ब्रेटन वुड्स में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर, युद्धोत्तर मतलब होता है युद्ध के पश्चात यानी युद्ध के बाद। तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक का गठन किया गया। इसलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहा जाता है, तो ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा गया। ठीक है, इसी युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा गया। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक निश्चित विनिमय दर में बंधी हुई थी। उदाहरण के रूप में $1 के बदले में रुपयों की संख्या निश्चित थी। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 का मूल्य 35 ओंस सोने के बराबर था। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा है कि $1 का मूल्य 35 ओंस सोने के बराबर था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 35 ओंस सोने के बराबर था। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रश्न करवा दिए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अब कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं जो कि कल मैं आपको करवा दूंगा, और फिर कल आप लोगों का सोशल साइंस में एसएसटी में हिस्ट्री का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कल आप लोगों का हिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो कि कल की वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। फिर कल ये आपका चैप्टर जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की सोच रहा हूँ। देखिए एक सब्जेक्ट में पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगा। देखिए अब यहाँ पे हिस्ट्री कल आपका हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा फिर जो बचे हुए चीज़ें होंगी वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।